ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 16वीं कड़ी वायु प्रदूषण से बचने के उपाय। आज की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डॉक्टर प्रिंसी जैन। मुझे बेसाख्ता शहरयार का एक शेर याद आता है, बल्कि गजल है, फिल्म में इस्तेमाल भी हुई है। सीने में जलन, जो अभी आपने सुनी भी, बहुत खूब बैठती है आजकल के हालात पर। इतना ज्यादा प्रदूषण है, कभी आंखों में जलन तो कहीं सीने में जलन।
कभी दम घुटता हुआ महसूस होता है, तो कभी लगता है कि रुला रहा है ये मौसम हमें। और जहां हम सभी इससे प्रभावित होते हैं, तो वहीं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं वो होते हैं हमारे बुजुर्ग। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों पे हो रहा है जी। और शायद वजह ये भी है कि उम्र का ये जो पड़ाव होता है, ये बहुत सी परेशानियों में पहले ही हमें डाल चुका होता है, और जो हेल्थ है हमारी वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही होती है। और ऐसे में ये आ जाता है प्रदूषण। और एक चीज ये भी है कि ये जो प्रदूषण है या ये जो फॉग है या स्मोग है, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन्स हो जाते हैं कि भाई आखिर कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिसको हम कहेंगे कि ये प्रदूषण है, या कौन सी स्थिति ऐसी है जो हमारी खुद की पैदा करदा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सविया जी। इसी तरह के जो सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डॉक्टर प्रिंसी जैन को। डॉक्टर प्रिंसी जैन, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो सवाल हमारा यही है कि हम प्रदूषण किससे कहते हैं? हवा की किस स्थिति को हम ये मानते हैं कि ये हवा प्रदूषित है? प्रदूषण एक टाइप का जहर है बेसिकली। ये जल प्रदूषण भी हो सकता है, हवा प्रदूषण भी हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें जनरली ये होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है कि उसमें जो पोल्यूशन के, जैसे स्मोक के या हमारे जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हैंग करते हैं। तो जब ये पार्टिकुलेट मैटर बहुत बढ़ जाता है, तो जब हम सांस लेते हैं वो हमारी सांस के अंदर जाके हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने लग जाता है। तो जब ये पार्टिकुलेट मैटर हवा में काफी बढ़ गया, 70 के ऊपर चला जाता है, तब हम इसको प्रदूषण का नाम देना शुरू करते हैं। और ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वायु प्रदूषण की आपने बात की, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है क्योंकि सांस लेना सबसे अहम, बिना सांस के जिंदगी का, जीवन का कोई तस्वुर नहीं है। तो सबसे पहले तो ये भी जहन में आता है कि ये वायु प्रदूषण जो है ये किन कारणों से होता है। और जैसे मौसम बदलता है, हम सर्दी की तरफ आ गए हैं अब, तो क्या ठंड और धुंध की वजह से भी इसमें कोई फर्क पड़ता है? वायु प्रदूषण का सबसे इम्पोर्टेंट कारण हम इंसान हैं। हम जंगल काट रहे हैं, पेड़ कम कर रहे हैं, फिर हमारी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, या हमारी जो फसल है हम उसको काट के जला रहे हैं। तो इन सब के जलाने से पार्टिकुलेट मैटर और पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन सब गैसेस की वजह से और हमारी इन सब एक्टिविटीज की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। डेफिनेटली सर्दी का फर्क पड़ता है प्रदूषण पे। सर्दियों में जो हमारी हवा होती है वो ठंडी हो जाती है, तो वो बहुत ऊपर उठ नहीं पाती है। तो ये होता है कि वो जमीन के साथ रहती है और उसमें ट्रैप्ड ये गैसेस और ये पार्टिकुलेट मैटर भी फिर हमारे ज्यादा पास होता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हमारी सांस के साथ अंदर जाके हमारे फेफड़ों को ज्यादा प्रभावित करता है। डॉक्टर प्रिंसी, आपने कहा कि ये हम ही कारण है एक तरह से बहुत सी चीजों के लिए, खासतौर पर ये वाला जो पोल्यूशन है जो हवा में फैला हुआ है। तो ये तो हो गया स्मोक, जो धुआं है फैक्ट्रीज का हो, सिगरेट पीते हैं लोग, हमारी गाड़ियां इतनी ज्यादा है। एक होता है स्मोग, ये दोनों में क्या फर्क है? स्मोक और स्मोग में बेसिकली डिफरेंस ये है कि स्मोक ज्यादा भारी होता है और प्रदूषण की हायर कैटेगरी है स्मोग। बेसिकली स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड द स्मोग। तो फॉग होता है जो पानी की ड्रॉपलेट्स हमारे वातावरण में जो रहती हैं, उसके साथ ये जो हमारी विषैली गैसेस हैं इनको ट्रैप कर लेती हैं। तो वो पानी की ड्रॉपलेट जो कि वातावरण में फैली हुई है और उसके अंदर ये जो विषैली गैसेस हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को स्मोक कहते हैं। तो क्या ये और ये ज्यादा खतरनाक है। ये तो माना कि ये प्रदूषण सबको नुकसान देता है, लेकिन क्या बुजुर्गों को ये ज्यादा प्रभावित करता है? अशोक जी, डेफिनेटली ये बुजुर्गों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है यंग लोगों के मुकाबले में। ये होता है ना कि जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, अब एक यंग पेशेंट है और एक बुजुर्ग पेशेंट है। तो जो बुजुर्ग पेशेंट है उसमें और भी बीमारियां होंगी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। डेफिनेटली उनके फेफड़ों की एजिंग हो गई है, उनकी उम्र ज्यादा है फेफड़ों की, तो वो नॉर्मल और बिल्कुल हेल्दी तो है नहीं। तो अगर कोई भी प्रेशर किसी भी चीज का ज्यादा पड़ता है, सपोज उनको ज्यादा पोल्यूशन को एक्सपोज किया गया या ज्यादा हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक गैसेस को एक्सपोज किया गया, तो उनकी कैपेबिलिटीज इन सब टॉक्सिन्स को क्लियर करने की कम होती है मुकाबले की जो यंग लोगों के ऑर्गन्स होते हैं। अब अगला सवाल यही है
कि ये बुजुर्गों में असर तो डालता है, लेकिन उनके शरीर के किन किन अंगों पर क्या क्या असर हो सकता है इसका? जो स्मोग प्रदूषण बेसिकली बुजुर्गों के ऑलमोस्ट हर अंग को अफेक्ट करता है। आईज, गला, लंग्स, स्किन, हर तरह पर हम कुछ ना कुछ इफेक्ट देख सकते हैं। आंखें लाल होती हैं, पानी बहना शुरू हो जाता है, गले में सोरनेस रहती है, कॉफ बनना शुरू हो जाता है, कई बार आवाज पे भी इफेक्ट पड़ता है। फेफड़े में ये बहुत सारे टाइप की कंडीशंस को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि एक्यूट कंडीशन जो कि इमीडिएटली होती हैं और क्रॉनिक कंडीशन जो कि लंबे एक्सपोजर पे होती हैं। ये एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। एक्यूट होता है जैसे इस सीजन में आपका ये पोल्यूशन हुआ, तो अभी आप देख रहे होंगे या हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, खांसी के, निमोनिया के, सांस की दिक्कत के। तो ये एक्यूट केसेस हैं। जैसे एस्थमा के नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। बट ये कंडीशंस अभी कुछ रिसेंट दिनों में ही हुई हैं। जो क्रॉनिक होते हैं उसमें ये होता है कि जब लंबे एक्सपोजर पे आपके लंग्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लग जाते हैं, जैसे कि इसको हम इंग्लिश में फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो वो फाइब्रोटिक चेंजेस हो सकते हैं, ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस हो सकते हैं। तो उसमें उन कंडीशंस को हम बोलते हैं सीओपीडी हो गया या परसिस्टेंट अस्थमा हो गया या एम्फाइसेमा हो गया। ये सब चीजें हो सकती हैं क्रॉनिक एक्सपोजर पे। इन 6% ऑफ द केसेस कैंसर भी हो सकता है, बट वो बहुत हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन पे और बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर के बाद वी कैन से दैट। डॉक्टर प्रिंसी, हमने पिछले दिनों देखा कोरोना काल में कि जो सिम्टम्स थे, जैसे अभी आपने कहा कि खांसी हो जाती है, कई बार सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो कोरोना के भी यही सिम्टम्स थे। अब इस दौर में अगर हम पॉल्यूशन के हवाले से बात करें तो तब भी यही सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स में। तो इन दोनों में हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि कहीं कोरोना तो नहीं है या पॉल्यूशन से हुआ है? सबिया जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये हमारे लिसनर्स को जरूर पता होना चाहिए कि हर चीज जो खांसी के साथ आ रही है वो कोरोना नहीं है। कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको फीवर आता है जी, और ये जो पोल्यूशन वाला जो हमारा खांसी होता है, इसमें जनरली एलर्जिक प्रेजेंटेशंस होती हैं कि खांसी आ रहा है, स्किन में चेंजेस हैं, आईज रेड हो रही हैं या वाटरी हो रही हैं। और बाकी तो हम टेस्ट से कंक्लूड कर सकते हैं, आरटीपीसीआर कोरोना में पॉजिटिव आएगा और इसमें नेगेटिव आएगा। बाकी ये भी होता है कि जो कोरोना का जो प्रोग्रेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो पेशेंट बहुत रैपिडली प्रेजेंट करता है कि बुखार के साथ आया, सांस में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स बहुत जल्दी फॉल करते हैं। जैसे 2 दिन पहले पेशेंट का लेवल 99% है, 96% है, फिर सडनली 90, 88%। बट जो पोल्यूशन रिलेटेड होता है, अनटिल अनलेस बहुत सीवियरली डैमेज ना किया हो लंग्स को, जनरली इतना रैपिड प्रोग्रेशन नहीं होता है। क्या पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा का अटैक पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो अस्थमा है वो एक तरह की एलर्जिक कंडीशन है। उसमें क्या होता है, अगर आप पेशेंट को एलर्जन से एक्सपोज कर रहे हैं तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जो सांस की नलियां हैं वो नैरो हो जाती हैं। जब आपका पोल्यूशन बढ़ता है तो डेफिनेटली पार्टिकुलेट मैटर एनवायरमेंट में बढ़ रहा है और वो बहुत लोगों के लिए एलर्जन का काम करता है। तो जो अस्थमा के एपिसोड्स हैं, जो हमारे पास अस्थमा के मरीज आ रहे हैं, उनका नंबर डेफिनेटली बढ़ जाता है। डॉक्टर प्रिंसी, आज के लाइफस्टाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो आज हर एक को बीपी है, कोई डायबिटिक है जी, तरह तरह के ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, इनमें अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो क्या उनको प्रदूषण ज्यादा प्रभावित करता है? ऐसे मरीजों में और विद एजिंग हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में डेफिनेटली इसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि उनको इस तरह की परेशानी ना हो? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रेगुलरली अपनी दवाई खाएंगे आप, अपनी दवाइयां मिस नहीं करनी है, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखना है। दूसरी चीज, क्योंकि प्रदूषण अभी इतना बड़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर का एक्सपोजर कम करना चाहिए। और एज अ ह्यूमन आई वुड से कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, वाटर इनटेक हमारा अच्छा होना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी भी प्योरीफाइड होना चाहिए। अगर प्योरीफायर नहीं है तो आप बॉईल करके उसको ठंडा करके तब ले सकते हैं। और जो भी आप खा रहे हैं उस पे भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते हैं, ये भी एलर्जन का काम करते हैं और ये भी एक तरह के पोल्यूटेंट्स हैं। तो जो भी आप खाते हैं उनको अच्छे से पका के धो के तब खाएं। ये तो बात थी शरीर की। क्या बुजुर्गों के मन मस्तिष्क पर इस प्रदूषण का कोई प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली इस प्रदूषण का मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन के केसेस बढ़ने लग जाते हैं विद दिस पोल्यूशन। डॉक्टर प्रिंसी, वैसे भी उम्र के इस पड़ाव पर आकर कई बार लोग ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो ही चुके होते हैं और ऐसे में फिर ये पोल्यूशन भी जो आपने कहा कि वो उन पर असर डालता है, तो ये डबल हो गया फिर।
यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पोल्यूशन से आपके सोचने पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी एक जो वो खुश रहने वाली टेंडेंसी है उस पे फर्क पड़ता है। अब जैसे अगर आप आजकल का मौसम देखें तो सनशाइन नहीं कर रहा है। सनशाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मूड हाई रखने के लिए। ऊपर से इतना पोल्यूशन है, स्मॉग है, आप इनहेल कर रहे हो, दैट इज गोइंग इन योर लंग्स एंड ब्लड। वही ब्लड आपके ब्रेन को सर्कुलेट हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्रेशन। तो क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं बुजुर्गों के लिए जो इस डिप्रेशन से उन्हें बाहर रखें, या कुछ डिप्रेशन लेवल अगर है तो कम हो जाए वो? आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट ये है कि आप घर पे एक्सरसाइजेस करें, बाहर जाके ना करें। बहुत ज्यादा वो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी जल्दी वो सब नहीं करें। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, वो सब करिए। और खाने पीने का, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। डॉक्टर प्रिंसी, इस प्रदूषण की वजह से क्या किसी की याददाश्त भी जा सकती है? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की है कि एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं और क्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपका क्रॉनिक एक्सपोजर है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है प्रदूषण को, तो वो आपके ब्रेन में चेंजेस कर सकता है और डेफिनेटली धीरे धीरे मेमोरी, याददाश्त पे फर्क पड़ने लग जाता है। और ये जो फर्क पड़ता है, चाहे वो याददाश्त पे हो या हमारी हेल्थ पर हो, ये कितने समय के लिए होता है? फॉर द टाइम होता है जब तक प्रदूषण है, या ये आगे भी चल सकता है? ये जनरली लॉन्ग टर्म होता है। आई वुड से ये जनरली इरिवर्सिबल होता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे हो रहा है, तो ये आपके जो सेल्स हैं उनमें चेंजेस कर रहा है। डॉक्टर प्रिंसी, हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हमारे जो मेहमान आते हैं, हम अपने श्रोताओं को अपने मेहमानों की पसंद का कोई गीत सुनवाते हैं। तो आप बताइए, आप अपने श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाना पसंद करेंगे?
ये कि इसके भयानक प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषण के क्या किया जा सकता है और हमें क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा इससे इफेक्टेड हों। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो हम बिना सोचे समझे पेड़ काटे जा रहे हैं उनको कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ प्लांट किए जाएं, बिकॉज जो पेड़ होते हैं वो जहरीली गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लियर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो मुझे लगता है ये है। बाकी अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम मास्क यूज कर सकते हैं, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, धूम्रपान वगैरह चाहे बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया, सिगरेट वगैरह, इस सब को अवॉइड करना चाहिए। अभी बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है, ये 300-400 में चल रहा है जी। तो मैं अपने जो बुजुर्ग श्रोता हैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि आप प्लीज घर में रहें ज्यादा से ज्यादा, और एक्सरसाइजेस वगैरह जो आप कर रहे हैं उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही एक्सरसाइजेस कीजिए। बाकी आप घर पे एयर प्योरीफायर वगैरह यूज कर सकते हैं, और जैसे किचन में हो गया आप एग्जॉस्ट, चिमनी, फैन, ये सब यूज कर सकते हैं। क्या आप हमें कुछ ऐसे योगासन के बारे में भी बता सकेंगे डॉक्टर प्रिंसी? बेसिकली आप हल्के योगासन कर सकते हैं, बट एक चीज का खास ध्यान रखना है ये कि आपको प्राणायाम नहीं करना है। गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना, इसका मतलब आप पोल्यूशन को अपने अंदर ज्यादा ले जा रहे हैं और उसकी वजह से आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो प्राणायाम नहीं करना है, हल्का योगा करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, आई थिंक ये काफी है जी। डॉक्टर प्रिंसी, ये तो मान के चला जाता है कि सर्दी के दिनों में खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब प्रदूषण ज्यादा है और उम्र भी ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हमें खान पान पर क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि हमने पहले भी बात की, एक तो हमें हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए और पानी हमारा प्योरीफाइड होना चाहिए, चाहे वो प्योरीफायर से हो या फिर उबाल के हो। दूसरा, हमें अपने जो सब्जियां वगैरह बना रहे हैं हम उनको अच्छे से पकाना चाहिए, और जो फ्रूट्स खा रहे हैं वो हमें अच्छे से अपने क्लीन करके खाना चाहिए। और हमें डेफिनेटली फ्रूट इंटेक, फलों का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में प्रदूषण जब अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स क्रिएट करता है, तो जो ये फ्रूट्स के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये इससे फाइट करने में और हमारी एजिंग प्रोसेस को कम करने में और इस प्रदूषण का इफेक्ट कम करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। जब बात हो रही है फलों की, तो विटामिन सी के कौन कौन से फल हैं जो सर्दियों के दिनों में ज्यादा लेने चाहिए? आपके पास सर्दियों में विटामिन सी के बहुत फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आपका आंवला हो गया, अब तो कीवी भी हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है। तो ये सारे फल विटामिन सी में बहुत अच्छे होते हैं, ये आप जरूर खाएं। अच्छा, फल लेना ठीक है या इनका जूस पीना अच्छा होता है? एज अ डॉक्टर आई वुड से कि फल खाना बेटर है, क्योंकि आप फल खाते हैं तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं, आपको फाइबर मिलता है। अगर आप जूसेस लेते हैं खाली, तो जूसेस में मेनली फाइबर निकल जाता है, और कई बार क्या होता है ना कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी कम हो जाते हैं, और शुगर कंपेयर टू जो नॉर्मल फ्रूट हम खा रहे हैं उससे कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। तो हमारे जो बुजुर्ग श्रोतागण होते हैं उनमें जनरली अगर ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम है तो पूरा फल खाना ज्यादा बेटर है रादर देन जूसेस। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी अस्थमा है, सांस की कुछ और परेशानी है, तो ऐसे मौसम में वो पेशेंट किस तरह अपना ध्यान रख सकते हैं? अस्थमा से बचने का बेस्ट तरीका तो ट्रिगर को अवॉइड करना है, जिस वजह से हमारी ये अस्थमा प्रेसिपिटेट हो रही है। जैसा मैंने बताया कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो जिस वजह से हमारा अस्थमा प्रेसिपिटेट हो रहा है हम उस ट्रिगर को अवॉइड करें। सेकेंड थिंग कि क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो हम घर में रहें, हम कोशिश करें कि हमारा एक्सपोजर इस विषैली हवा को कम से कम हो, और बाकी हम अपने पंप्स और अपनी दवाइयां रेगुलरली लेते रहें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है तो बेस्ट है कि आप हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट करें, वहां पे आपको नेबुलाइजेशन वगैरह जिस भी चीज की जरूरत हो वो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें। पेशेंट को इनहेलर अपने साथ ही रखना चाहिए जी, इट वुड बी बेटर। अब अगला सवाल यही है, कोरोना जैसी बीमारी का टीका निकल आया, तो क्या प्रदूषण से होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए अभी कोई टीका आया है बाजार में? कोरोना इन्फेक्शन है वायरल, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक वायरस है, लेकिन प्रदूषण हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर 1000 टाइप्स का है। तो बेस्ट यही है कि आप प्रदूषण कम करें। हमारे एफर्ट्स प्रदूषण कम करने की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, जैसे कि पेड़ लगाना। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो अपनी गाड़ी की अच्छे से मरम्मत करवा के रखें। कार पूलिंग कर सकते हैं आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। सो दीज आर दी बेस्ट वेज। पर टीका कोई नहीं है सर, अभी तक कोई टीका नहीं। धुएं को शांत करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जी बिल्कुल। कई लोग खिड़कियों पर गीले चादर, गीले पर्दे लगाते हैं, और भी कई लोग ऐसे यानी मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बचे रहें प्रदूषण से। और हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारा जो वेजिटेबल वेस्ट है
उसको बजाय जलाने के हम उसकी खाद बना लें। इस तरह की चीजों से हम ये जो एनवायरनमेंट में जितना मैटर है इसको थोड़ा कम करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से समझे तो ऐसा हमें पूरी कोशिश ये रखनी चाहिए कि प्रदूषण ना हो, क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तभी ये सारी बीमारियां, ये समस्याएं पैदा होंगी। अगर जितना प्रदूषण कम होगा उतना हम इनकी बीमारियों से और इनकी आफतों से बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है मुख्तसर सा डॉक्टर प्रिंसी के, कई बार लोग जो हैं इस तरह की बीमारियों के लिए अलग से हेल्थ बीमा वगैरह कराते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जितना मैं जानती हूँ पोल्यूशन के लिए अलग से बीमा नहीं होता, बट हाँ पोल्यूशन से कुछ बीमारियां एग्रावेट हो जाती हैं, जैसे कि सीओपीडी एक होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या अस्थमा हो गया, या एम्फाइसीमा हम बोलते हैं, या कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस हो गए, निमोनिया हो गया, या जैसे हमारे जो बुजुर्ग श्रोता हैं उनमें जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई लंबी बीमारी, पहले से हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब चली आ रही है जी, तो ये एग्रावेट हो जाती है, तो इनका बीमा हो सकता है। डॉक्टर प्रिंसी, अपने अनुभवों के आधार पर आपने हमारे श्रोताओं को प्रदूषण से बचने के लिए जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आप जाते जाते आपकी पसंद का एक गीत और सुनवाया जाए। बताइए कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? चक दे इंडिया। आप हमारे साथ आई और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं से शेयर की, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। सबीहा जी और अशोक जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे सभी श्रोतागणों को धन्यवाद। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए। वायु प्रदूषण से बचने के उपाय। आज की विशेषज्ञ थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डॉक्टर प्रिंसी जैन। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।